पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं हम। ये टैक्स आवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अपनी नाहिली की वजह से टैक्स ये नहीं इकट्ठा कर सकते, चोरी ये नहीं रोक सकते, करप्शन ये नहीं रोक सकते। ये आपको मैं शऊर दे रहा हूं सियासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की 74 साला तारीख की महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 3.25 साल में औसत टैरिफ में 7 रुपये और 20 पैसे फी यूनिट इजाफा हो चुका है। इमरान खान के 2018 में हुकूमत में आने के बाद बिजली 60% महंगी हो चुकी है। अगस्त 2018 में औसत यूनिफॉर्म टैरिफ 12 रुपये 35 पैसे फी यूनिट था, जो इस वक्त 18 रुपये 16 पैसे तक पहुंच चुका है। वफाकी काबीना की जानिब से 1 रुपया और 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी के बाद बिजली के औसत टैरिफ 19 रुपये 55 पैसे फी यूनिट हो चुके हैं। पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो कल पेट्रोल बम भी पाकिस्तान की अवाम के ऊपर गिराया गया। पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर 4 रुपये 49 पैसे बढ़ाए गए। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 44 पैसे बढ़ाया गया। केरोसिन 10 रुपये 95 पैसे बढ़ाया गया और लाइट डीजल ऑयल 8 रुपये 84 पैसे बढ़ाया गया। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी कि ओगरा ने रिकमेंडेशन 5 रुपये पेट्रोल के लिए दी थी और 10 रुपये डीजल के लिए, जबकि जो इंक्रीमेंट हुआ वो ऑलमोस्ट डबल हुआ। हुकूमत की अगर बात करें तो तोशाखाना में आए तहाइफ का जवाब देने में हुकूमत इतने तजब्जुब का शिकार क्यों है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हुकूमत नहीं बता सकती। सियासी मंजरनामे में अमरीकी नाज़िमुल अमूर की शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और परवेज़ इलाही से मुलाकात होती है। एक तरफ हुकूमत का अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहना और दूसरी तरफ अमरीकी नाज़िमुल अमूर का अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें करना, इसकी क्या वजह है। और आखिर में नूर मुकद्दम केस और मीनार पाकिस्तान वाक़े में नया मोड़ सामने आया है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है अलीना शिगरी पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। मेरे साथ हैं अंबर शमसी, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। और मेरे साथ हैं फैसल अजीज़ खान, एंकर पर्सन हैं और तज्जियाकार हैं। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। अलीना, लेट मी स्टार्ट विद यू। महंगाई होती है, पहले खान साहब कहते थे कि जिसकी वजह जो हुक्मरान हैं वो करप्ट होते हैं, जिसकी वजह से महंगाई होती है, बिजली की प्राइसेस बढ़ती हैं, पेट्रोल बढ़ता है। और पेट्रोल का जो डेफिनेशन वो बताते थे वो असद उमर साहब, उसका बिल्कुल मतलब ये था कि अवाम से इनडायरेक्टेड टैक्सेस नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब ये सब कुछ जो सामने आ रहा है, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, ये सारी बढ़ रही है। ये ठीक है, ऐसे ही नया पाकिस्तान था, यही विजन था और ठीक हो रहा है बिल्कुल। थैंक यू सो मच मंसूर, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शिरकत का आपने मौका दिया। और जो ये अभी डिबेट चल रही है और हमें बताया जा रहा है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें ये कंज्यूमर तक पास ऑन करना है। आज बल्कि मैंने जब ट्विटर पे भी पोस्ट किया और मैंने कहा कि मुजम्मिल असलम साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के तर्जुमान हैं, वो इस पर ज़रा रोशनी डालें कि ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो उन्होंने मिसाल दी और आगे टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने एक जो न्यूज़ क्लिप था वो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट दिया कि पाकिस्तान वाहिद अकेला मुल्क तो नहीं है कि जिसमें कीमतें बढ़ रही हैं, हमें दूसरे ममालिक की मिसालें दी जा रही हैं। हम चले मान लेते कि हालात और वाक़यात कुछ इस तरह के थे कि जिसकी वजह से इनको ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही है, इनका कोई कसूर नहीं है। और जो ये एक मंजन बेचा जा रहा है कि जी सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया है। जब पहला साल था हमने यही देखा कि ये मौजूदा हुकूमत कहती थी कि सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया, उसकी वजह से हुआ है। दूसरा साल आया तो जी फिर हमें बताया गया कि ये पिछली हुकूमत क्या करके गए, हमें सब कुछ पता चल गया। तीसरा साल आया तो अब बताया जा रहा है कि जी अच्छी खबर आएगी, लेकिन महंगाई, अभी तो पूरे दुनिया भर के हालात तब्दील हो चुके हैं। अवाम जो है, मेरा ख्याल से मंसूर, ये नहीं सुनना चाहते किसी भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत जब पावर में आती है, अवाम उनसे ये नहीं सुनना चाहते कि वो कहें कि जी हम नहीं कर सकते, पिछली हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाए। अवाम सिर्फ ये जानते हैं
कि आपकी वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है, आपकी वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आपकी वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अवाम आपसे रिलीफ की तवक्को करते हैं, जो कि आपने प्री इलेक्शन फेज पे अवाम को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी उम्मीदों को आपने बहुत उस बार को इतना हाई सेट कर दिया कि अवाम को लग रहा था कि जी तब्दीली तो शायद आप नहीं लेकर आ रहे हैं और आप फौरन ही लेकर आ जाएंगे, आपको 100 दिन का भी मार्जिन दे दिया गया, उसके बाद भी अवाम देने को तैयार है। लेकिन अब आप कहते हैं कि नहीं जी, मुल्क दुनिया भर के हालात इस तरह से इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जिसकी वजह से नहीं किए जा सकते। मुस्लिम लीग नून की अगर मिसालें दी जा रही हैं तो आज को जो $85 पर बैरल पे ऑयल नजर आ रहा है, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यही कोई $70 पर बैरल पे था और 113 रुपए जो है वो पेट्रोल की फी लीटर कीमत नजर आती थी। आज 137 रुपए, एंड विच एक्चुअली मीन्स मंसूर कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना संगीन है अवाम की, तो बस में आप इनकम तो एक तरफ बढ़ा ही नहीं रहे, आमदन वही है और आप उसके अलावा इतनी महंगाई कर दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की किराए में इजाफा हो जाएगा, उससे तमाम चीजों पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हुकूमत कहाँ से रिलीफ की जो बातें की जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मंसूर एक और चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, देयर डेफिनेटली इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज इस हुकूमत में या तो खान साहब को टीम अच्छी नहीं मिली, जिसकी वजह से चाहे आप पावर मिनिस्ट्री उठा के देख लें, 2 ऐसे पीएम्स चेंज हो चुके हैं, 2 मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं, असद उमर साहब जा चुके हैं, हफीज शेख साहब जा चुके हैं, आप वकार मसूद साहब को लाए वो भी जा चुके हैं, शौकत तरीन साहब को अब आप लेकर इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, तो विच एक्चुअली मींस कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक नहीं डिलीवर कर पा रहे और आप मलबा नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अंबर, आपकी तरफ में आता हूं, मुझे जरा बताइएगा, ये 3.25 साल में औसतन टैरिफ में 7 रुपए 20 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है और अब दोबारा इन्होंने इंक्रीज की है ये प्राइस। एक आम आदमी की जब बात होती है और एक आम आदमी के बारे में जो व्यू पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का प्रियोर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, आज लोग सिर्फ यही कहते हैं कि क्या तब हमारे साथ गलत बयानी की गई थी या आज हमारे साथ गलत बयानी हो रही है। आप इसको कैसे नरेट करती हैं एक आम आदमी की सतह को अगर आप एनालाइज करें तो? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर मौका देने का। देखिए, आम आदमी की बात करें तो वो आपको टिकटॉक वीडियोस के जरिए नजर आता है, मीम्स के जरिए नजर आता है। वो जो एक मीम नजर आती है ना आपको, जो उठो अनारकली, वो जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है या महंगाई होती है तो फिर उस पे भी एक ताजी मीम बन जाती है। जब आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी ये सोचता है, तो अगर शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना है और जिनकी टर्म खत्म हो रही है, अब इनको सेनेटर भी बनना है, और दूसरी तरफ फरूख हबीब साहब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमें बताते हैं कि खित्ते में भी ऐसा हो रहा है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो वजह होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि दीगर ममालिक में भी जो शॉर्टेजेस थी पेट्रोल की और उसके साथ साथ जो महंगाई है वो होती है, लेकिन उससे आप, और ये भी जैसे अलीना ने भी बहुत मुफस्सिल अंदाज में पूरा सारा बयान किया है कि बार बार जब भी इससे सवाल होता है तो यही बताया जाता है और यही स्पिन दी जाती है, और स्पिन ना भी हो कि पिछली हुकूमतों की वजह से है जो उन्होंने किया है, लेकिन इट वोंट वॉश एनीमोर। 3 साल अब गुजर गए हैं, इसलिए क्योंकि ये भी हमें इससे पहले बताया जाता था कि अब मईशत जो है उसके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, ग्रोथ रेट हो रही है, इसके अलावा एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये जो नंबर्स हैं ये आम आदमी को फायदा नहीं देते जब महंगाई होती है, जब आपकी जैसे आपकी इनकम है उसमें इजाफा नहीं होता। जो आम आदमी है उसका आप वॉक्स पॉप थी, जैसे मैंने कहा था कि वो छोड़ दें, आप सोशल मीडिया, आप टिकटॉक पे जो मीम्स बनते हैं आप से अंदाजा लगा ले, क्योंकि एक बयानिया जो बनाया हुआ था, लोगों को जो उम्मीद थी, जो तवक्को थी, और मैं डाई हार्ड फैंस की की इसकी बात करी, मैं वो लोग की बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक को उम्मीद की तरह देखते वो करप्शन का खात्मा करेंगे, टैक्स ज्यादा जमा होगा, इसके लिए आवाम को आसानियां पैदा होंगी। तो आप ये जो महंगी जो हर आपको चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस का मसाइल हो, आपको उससे तसल्ली नहीं मिलेगी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वजह से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, उस बात से तसल्ली आपको नहीं हासिल होगी। आप एक और आखिरी बात, ये फिर ऐसा भी हो रहा है कि आप देखें कि IMF के साथ जाहिर है जो निगोशिएशन भी चल रही हैं, और साथ साथ ऑपोजिशन जो इस वक्त इससे कबल जो ISI चीफ की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो मामला हुआ था, उनको मजीद जाहिर है आप एक तरह से आप
वो भी जाहिर पेट्रोल डालेंगे और आग लगाएंगे, तो उनको भी मौका मिल रहा है। तो ये पॉलिटिकली मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये जो महंगाई आ रही है साहब। बिल्कुल ठीक है। हमें नाज़रीन फैसल अजीज खान ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ साहब, जरा मुझे बताइएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। अलीना ने और अंबर ने तो बिल्कुल बताया था, लेकिन आप भी जरा थोड़ा हमें बताएं कि एक तो वफाकी काबीना ने ₹1.39 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है बिजली को लेकर। उसके बाद जो पेट्रोल को हम देखते हैं प्राइसेस, और उसके बाद जो घी को लेकर अगर हम देखें ₹190 फी केजी इंपैक्ट हुआ है। सो एक आम आदमी जिसकी घर में 10 लीटर एक महीने में 10 किलो घी जाता था ₹2500 का, वो अब ₹3590 का है। सो एनालाइज अगर आप इसको करें और उस बंदे के एक शख्स की तनख्वाह 30-35 हजार एवरेज पाकिस्तान के अंदर अगर हम एनालिसिस करें, तो जो लोग हैं तो किस तरह वो लोग घर चलाएं, वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएं, वो अपने चीजों को आगे कैसे लेकर चलें, कब तक हम ये मलबा उठा के डालते रहेंगे कि जी पिछली हुकूमतों ने किया था जिसका हम भुगत रहे हैं, या आज ये हो रहा है। काजी साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो बातें अब तक हुई हैं उससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, जो सवाल आपने उठाए उससे भी कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। हुकूमत की पहले की नालायकी अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, ये महंगाई अभी शुरू हुई है, अभी महंगाई होनी है। दुनिया के अंदर सप्लाई चेन टूट गई है। अमेरिका के अंदर जो उनकी फॉरेन जो उनकी वजीर खजाना है जैनेट हेलन, उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर को अमेरिका डिफॉल्ट होने वाला था। अब वो कह रहे हैं 3 दिसंबर तक वो टल गया है। 3 दिन इंडस्ट्री चाइना के अंदर बंद है, जर्मनी के अंदर बुरा हाल है। दुनिया भर के अंदर जो सप्लाई चेन थी, जो ट्रांसपोर्टेशन थी, वो क्लैप्स कर गई है। कई हजार ट्रॉलर समुद्रों में खड़े हुए हैं। लोग यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर काम नहीं कर रहे, सुस्त रही है, चीजें डिलीवर नहीं हो रही, चाइना से चीजें नहीं निकल रही। अब इस सारा तनाव जो इंटरनेशनली चल रहा है, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे आया है। पहले वाला फेज जो था वो हुकूमत की नालायकी था। ये वाला फेज जो है वो ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। वो बाजवा साहब को दे दें हुकूमत। खान साहब सॉरी, मैं आपको जरा थोड़ा सा खान साहब इधर रोकना चाह रहा हूं, एक छोटी सी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। जरा ब्रेक से वापस आते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज फैसल ने बात शुरू की है और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी फैसल खान साहब, आप फरमा रहे थे कि जो महंगाई है वो इनकी पहुंच से बहुत आगे चली गई है। सर, आप डरा रहे हैं हम सारों को। पहले कौम बड़ी डरी हुई है, अब आप मजीद डरा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? अच्छा देखिए, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं। हम जनरली जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ साथ और चीजों पे भी देख रहे होते हैं। इंपोर्ट बिल कितना बड़ा हो गया है, इंपोर्ट बिल हमारा चाइना का कितना बड़ा हो गया, चाइना के अंदर इंडस्ट्री क्यों बंद है, 3 दिन क्यों बंद की गई है, जर्मनी में क्यों बंद है, फ्यूल रेट क्या हो गया है। ये चीजें बेसिकली दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है वो डैमेज्ड है। इस वक्त आप गूगल करेंगे, आप चेक करें दुनिया भर में कितने जहाज ऊपर उड़ रहे हैं और कितने जहाज पोर्ट्स के बाहर खड़े हुए हैं सामान लेकर, कितने वेसल्स खड़े हुए हैं, वो सामान डिलीवर क्यों नहीं कर रहे। अमेरिका के अंदर हाल क्या है। अमेरिका की तारीख में पहली बार कांग्रेस के अंदर ब्रीफिंग देते हुए वहां की वजीर खजाना ने, जैनेट हेलन ने कहा कि हम डिफॉल्ट करने वाले हैं तारीख में पहली बार, आफ्टर शॉक्स ऑफ कोविड। अब उन्होंने टाइम लिया है जो 3 दिसंबर तक अपने आप को मैनेज करने का। चाइना जो दुनिया में लीड कर रहा था, उसने 40,000 कंटेनर, जब दुनिया में लोग मर रहे थे कोविड से, उसने ब्राजील से गोश्त लेके अपने पास रख लिया था कि पता नहीं कितने लोग मर जाएं। तो सर गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ तो कोई गवर्नेंस मैनेजमेंट ना थी ना एग्जिस्ट कर रही है। हमारे यहाँ तो रिपोर्ट और कमीशन बनते रहे, हम किसी खेत की मूली नहीं है। हमारे यहाँ तो सिनेरियो कुछ नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें डिफॉल्ट के ऊपर जा रही हैं, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां फारिग हो गई हैं। $800, $1,000 रुपए फ्रेट था यहाँ से अमेरिका का, वो $15,000 हो गया है। सिनेरियो को समझें। तेल हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक, खाने का तेल हम बाहर से ले रहे हैं, जिन जिन चीजों पे हम ले रहे हैं वो चीजें अवेलेबल नहीं है, वो चीजें और महंगी होनी है। बिल्कुल, मेरा कहना यह है
कि ये महंगाई हमारी मैनेजमेंट नहीं है, हमारी गवर्नेंस नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी स्टेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी नहीं मानते हैं, नीचे कोई काम करने वाला नहीं है। तो ये हमने सुन ली कहानियां, और इमरान खान साहब के शुरू के 3 साल डिफरेंट थे। अब चीज उनके हाथ में नहीं है, अब तीन उनके हाथ में नहीं। कहां से ठीक, क्या मंगाएंगे? ठीक, चीनी मंगाएंगे, गंदम मंगाएंगे, कहां से मंगाएंगे? आएगी कैसे? कहां से मंगाएंगे? कनाडा से मंगाएंगे, यूरोप से मंगाएंगे, कौन देगा? पॉइंट आ गया आपका जी, पहुंचेगी नहीं यहाँ पर। फैसल साहब पॉइंट आ गया आपका जी। सिनेरियो काजी साहब चेंज हो गया, हम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना ये चाह रही हूँ कि फैसल साहब ने जो मिसाल दे रहे हैं अमेरिका की, बिल्कुल बात सही है। एक दुनिया भर में एक रोला मचा हुआ है। आप अमेरिकी सदर जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग की अगर आप देखें उठा के, 2-3 दिन के पहले की ये खबर थी कि उनकी अप्रूवल रेटिंग में बतदरीज कमी हो रही है, बतदरीज गिर रही है वो। क्यों? क्योंकि वहां पर अमेरिकी जो है देयर कंसर्न ओवर सप्लाई शॉर्टेजेस और साथ साथ जो कंज्यूमर प्राइसेस में जो इंक्रीज देखा जा रहा है। 85% एक सर्वे के मुताबिक आ जाता है 85% अमेरिकी जो है वो कंसर्न है इस बात से कि जो सप्लाई शॉर्टेजेस है उसकी वजह से हमें बेसिक आइटम्स दस्तयाब नहीं होंगे, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी को लेकर इतने कंसर्न है वहां पर, और हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी दुनिया भर में जिस तरह के हालात है और सब कुछ हमारे पिछली हुकूमतों का कसूर है, तो दुनिया भर के हालात तो ये है इस वक्त। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अंबर थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा बताइएगा ये तोशा खाना में पहले रेफरेंस थे नैब में पिछली हुकूमतों के प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, और अब जो तोशा खाना में तहाइफ हैं उनको जवाब देने में हुकूमत इतने तजब्जुब का शिकार है, इतनी मुश्किल का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक तो कह रहा है और पूछ रहा है कि जी कौन सी हुजूरे वाला ऐसी चीजें हैं जिनको आप नहीं बता सकते। ये कब तक राज अफशा होगा, लोगों को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? अच्छा मंसूर, दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुकूमत का मौकफ है उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद एक 1993 का एक खत है जिसमें यह बताया गया था कि ये क्लासिफाइड और ये सीक्रेट या खुफिया रहने चाहिए ये मामलात। इसके अलावा आपको भी याद होगा कि पिछली गुज़िश्ता हुकूमतों के दौरान भी जब ये सवाल पूछा जाता था तो कहा जाता था कि ये क्लासिफाइड और सीक्रेट रखना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा से वही बात करती हूं कि जो तज़ाद है अंबर की आवाज भी ठीक नहीं आ रही रहते हुए और हुकूमत में आने का, उसमें इतना ज्यादा फर्क नजर आता है कि आपको समझ नहीं आती कि जी। तो मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि 1993 का खत्म, लेकिन आप 10 देखें एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके इब्तिदा है तो अदालत में तो बहुत वाज़ेह तौर पर और बहुत आसान बात की थी कि अगर आप तमाम तहाइफ की तफसीलात जो है बयान नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तखमीना या अंदाजा या कुछ ऐसे जो तहाइफ हैं जो शायद आपने खुफिया नहीं रखने, कुछ तो बता दें। और इसकी फिर आप देखें कि ये जो मिसाल नजर आती है कि इमरान खान साहब जब खैबर पख्तूनख्वा में राइट टू इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून आया था, जो शायद खैबर पख्तूनख्वा में दीगर जो सूबे हैं उनके मुकाबले में पहले आया था, उस वक्त तो ये ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस की बात करते थे कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हक है पाकिस्तानी शहरियों का और ये आइन के मुताबिक भी है। लेकिन जैसे आप विफाक में आते हैं तो फिर आप छुपा देते हैं। इसलिए मैं फिर तासुर की दोबारा से बात करती हूँ। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, लेकिन तासुर पर यही मिलता है कि कुछ अगर आप छुपा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। आप देखिए कि किस तरह से आग की तरह अफवाहें फैली हुई है, कौन सोना है कि किसको मिला है, किसने लिया। पॉइंट है कि जब आप खुफिया रखते हैं, जब शफाफियत नहीं होती तो उससे डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलती है और वो आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हो और बता दें जो आप बता सकते हैं तो उससे मेरे ख्याल में कि ये जो शर्मिंदगी है और ये जो मुकाबला किया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस है उसमें भी आप बार बार डिलेज होते हैं, आप तमाम अकाउंट्स की तफसीलात नहीं बताते, तो फिर ये तासुर बढ़ता है कि आप कम नहीं उसी तरह है जैसे गुज़िश्ता हुकूमतें थी। बिल्कुल ठीक है। खान साहब मुझे एक चीज बताएं, इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी ने यह नहीं पूछा कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने आपको घड़ी दी, मोबाइल दिया, क्या नहीं दिया? नोबडी हैज आस्क्ड हिम। आप अगर ममालिक के नाम नहीं बताना चाहते आप ना बताएं, आप एटलीस्ट एक लिस्ट तो दे दें, बता तो दे कि ये आया, लिस्ट ना बताएं। हम लोगों ने कौन सा क्रिटिसिज्म, एक आम आदमी जिसको खाने को रोटी नहीं है उसने कहां से क्रिटिसिज्म करना है कि आपने जो घड़ी पहनी हुई है वो अच्छी है या नहीं अच्छी? मतलब इस लिस्ट को प्रोवाइड करना कितना बड़ा इशू आपको लगता है?
देखिए, इसमें मामला जो है वो तजर्बेकारी का ज्यादा है। एक पार्टी जो कि बार बार हुकूमत में रहती है, तोहफे तहफ लेती है, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ये तजर्बेकारी के ज्यादा मसाइल है। उन्होंने शुरू में जो बातें की थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बना देंगे, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज बना देंगे, भैंसे और मुर्गियां और अंडे, वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ चीजें थी। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का इस्तेमाल ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इजी ली और वो बहुत सारी चीजें उनके गले पड़ गई हैं। हाँ। क्योंकि तजर्बा गवर्नेंस मैनेजमेंट का चाहिए होता है ना। स्टेट्समैन, आपने क्रिकेट खेली, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आपने वहां लीडरशिप दिखाई, लेकिन एज ए स्टेट्समैन आपकी लीडरशिप के अंदर वो क्वालिटीज, वो तजर्बा होना चाहिए था। और साथ ही आपकी टीम के अंदर वो ग्रोथ नहीं थी, उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं थी। ये सारी चीजें पड़ गई हैं इनको। मेरा ख्याल है छुपाने वाला मामला नहीं है, मामला कुछ और है। छुपाने वाली कौन सी बात है, इमरान ने कौन सी करप्शन की है या उसका, ये असल में सलाहियत का मामला है, ये कैपेबिलिटीज का मामला है। Okay. छुपाने वाली चीजें नहीं है। लेकिन उनके पास गवर्नेंस मैनेजमेंट, हर कुछ अर्से के बाद बंदा तब्दील हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। उनके पास वो गवर्नेंस, वो मैनेजमेंट नहीं है। गवर्नमेंट को तो ब्यूरोक्रेसी ने पीट के रख दिया 3 सालों में। बात ही कोई नहीं मानते। कितने लोगों को ये चेंज करें, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज करें, कितने आईटी चेंज करें। तो गवर्नमेंट चलती है गवर्नेंस से, और यहाँ पॉलिटिकल गवर्नेंस है जो पिछली पार्टीज की है। इनका मसला कैपेबिलिटीज का है। मैं इस पे शक नहीं कर सकता कि ये चीज कहां गई और क्या है और क्या नहीं। ये भी ढूंढ रहे हैं, ये हर चीज को ढूंढते रहते हैं। तो ये मामला है मेरे नजदीक। चले, आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर मेरा भी थोड़ा सा व्यू पॉइंट होता है, बट खैर नॉट इन दिस प्रोग्राम, किसी वक्त और। अच्छा अलीना, मुझे थोड़ा सा आगे बताएं, ये जो अमरीकी नाज़िमुल अमूर हैं, शहबाज शरीफ को मिलते हैं, मरियम नवाज को मिल रहे हैं, परवेज़ इलाही वगैरह, इनसे मुलाकात होती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी हमने अमेरिका को, हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और दूसरी तरफ इनकी मुलाकातें अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के साथ है। ये क्या चल रहा है? और ये भी थोड़ा सा बताएं कि मरियम के साथ तो शायद खाकान अब्बासी साहब वगैरह सारे बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी को हमने देखा नहीं। ये क्या कोई डिवाइड को वो उन्होंने चेक करना था, देख लिया है क्या? हाउ डू यू एनालाइज दिस थिंग? मंसूर, हेडलाइन जो बनी थी वो यही थी कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने नून लीग से मुलाकात जो की, वो अलग अलग, उनके प्रेसिडेंट से अलग की, वाइस प्रेसिडेंट से अलग की। ये इंटरेस्टिंगली, मतलब मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि एक पार्टी है और एक पार्टी के जो सदर है वो शहबाज शरीफ साहब है, उनसे मुलाकात अलग हो रही है। जो नायब सदर हैं उनसे मुलाकात अलग हो रही है। ऑल्दो के गुज़िश्ता इनके अदवार में कभी ऐसा देखा नहीं जाता था, इस तरह की अनयूजुअल मीटिंग जहाँ पे अलग अलग नवाज शरीफ साहब होते थे, एक मुलाकात होती थी। जब भी बाहर से कोई आता था तो एक मुलाकात होती थी। नेचुरली जो नाज़िमुल उमूर है अमरीकी, वो भी ये बात समझ गई है कि जो डिविजन्स की बात की जाती है विद इन द पार्टी, वो एग्जिस्ट करती हैं, और जिसकी वजह से ये एक जो है वो मीटिंग नहीं कंडक्ट हो सकी। आप अगर मुलाकात के भी हवाले से, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, आई थिंक ऑप्टिक्स की तमाम, मंसूर हम जानते हैं कि गेम होती है। जब फुटेजेस रिलीज हुई, इमेजेस रिलीज हुई, नेचुरली एक जो मैसेज जा रहा था इवन इन द गवर्नमेंट रैंक, कहीं ना कहीं तो पैनिक उस हवाले से भी जरूर नजर आएगा। ऑपोजिशन लीडर से जब मुलाकात होती है तो सियासी उमूर पे भी तबादला ख्याल होता है। मरियम नवाज साहिबा से जब मुलाकात हुई तो मरियम नवाज साहिबा से, और जो डिटेल सामने आती है वो यही होती है कि जी अफगानिस्तान के मामले के हवाले से, जहाँ पे ये तासुर मिलता है कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से ये बात कही कि शी डज नॉट सपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो जो अमरीकी सुनना चाहते हैं वो उस किस्म की एक पोजीशन, एक सूरत हाल बनाना चाह रही है। वो एक पोजीशन वैसी ही बनाना चाह रही है जो कि अलाइन हो, जो वहाँ अमरीकी जो है वो सुनना पसंद करे। तो इस किस्म के है। लेकिन ये मीटिंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी मीटिंग, डेफिनेटली नॉट एन ऑर्डिनरी मीटिंग। दिस इज वेरी अनयूजुअल एंड सेपरेटली मिलना इज डेफिनेटली सेंडिंग आउट अ लॉट ऑफ सिग्नल्स के something within the party is not right। और ये जो चमगोइयां हैं ये कहीं ना कहीं किसी हद तक दुरुस्त है, और जो साबित हो रही है एटलीस्ट अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तो अब ये बात पता चल चुकी है। ठीक है अंबर, आपकी तरफ में आता हूं, जरा बताएं आपका इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? एक तो इनका अलग-अलग मिलना, उसके बाद पूरी जो सीनियर लीडरशिप थी वो मरियम के साथ बैठी हुई थी, शहबाज शरीफ के साथ अलग था। कोई मैसेज भी भेजने की कोशिश की गई है कि ऑल्टरनेटिव्स को भी हम देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको लगता है? और इसकी टाइम
टाइमिंग्स बड़ी हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ वो डीजीआई को लेकर तारीख पे तारीख बढ़ी जा रही है और दूसरी तरफ ये हो रहे हैं, इसको आप कैसे जोड़ेंगी साथ? बिल्कुल, ये जो मुलाकात है, ये जैसे अलीना ने भी कहा, ये गैर मामूली जरूर है। हालांकि मैं ये भी वाजे कर दूं कि जब भी कोई अमरीकी सफीर होते हैं, एम्बेसडर मंटर आपको याद है, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा होती रहती हैं मुलाकातें, लेकिन जब हम टाइमिंग देखते हैं और मुलाकातों की नौयत देखते हैं कि काफ लीग के साथ भी मुलाकात हुई, मुन्ने सलाही साहब के साथ भी मुलाकात हुई, जो वैसे तो इत्तेहाद में है, उनको अभी वजारत भी दी गई है और पेंडोरा पेपर्स में भी नामजद किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा परवेज इलाही साहब और काफ लीग के दीगर जो रहनुमा उनके साथ मुलाकात हुई, और साथ साथ फिर पाकिस्तान हुसैन नवाज का। तो ऑप्टिक्स अगर हम देखें तो ये बहुत वाज़ेह था कि आप देखें कि जो आपके मुशीरे जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में तारिक फातमी साहब भी मौजूद थे, साहब मौजूद थे, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान साहब भी मौजूद थे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के साथ अकेली मुलाकात हुई थी। तो उससे तासुर, और मेरे ख्याल में ये तासुर बिल्कुल जायज़ है कि इस वक्त दो मुख्तलिफ कैंप्स हैं। जो मरियम नवाज है, शी इज़ द एयर इन वेटिंग, जब क्योंकि आप देखें कि उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे, वो ये भी आप देखें कि एक तासुर भी ये जाता है कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो नवाज शरीफ की साहब की तर्जुमानी बराह रास्त भी कर रही थी, इसीलिए ये सब लोग उनके साथ थे, या इट इज बिकॉज शी इज द हेयर अपैरेंट, या उनके साथ है। शहबाज शरीफ साहब की अलग अलहदा मुलाकात और फिर वो तस्वीर और वो वीडियोस रिलीज होना और किस तरह से रिलीज हुई थी, ये तासुर इसको फरोग देता है कि ये डिवाइड है और ये क़यादत या लीडरशिप का डिवाइड है। दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और DGISI के हवाले से की थी, और फिर जो तैनाती का मामला है जो अभी तक हल नहीं हुआ, अब आप देख लें कि 10 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें ये मालूम नहीं हुआ कि ये कब होगा। तारीख पे तारीख तो दी जाती है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कब होगा। तो ये भी साथ चल रहा है, और अफगानिस्तान का मामला है वो भी बहुत गर्म है। मरियम नवाज साहिबा ने अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी पेश किया। तो एसेंशियली ये एक वाकई पैगाम तो नजर आता है कि जब इस वक्त ऑपोजिशन और कुछ अहम इत्तेहादी जो हैं उनके साथ मुलाकात हो। बिल्कुल ठीक है। खान साहब मुझे जरा बताएं, एक तो वो इस पे आपका थोड़ा सा एनालिसिस भी दे दीजिएगा। स्टिल वेटिंग फॉर जो बाइडेन्स कॉल। जी, इमरान खान साहब मुंतजर है, बिजी है वो, जिसके हवाले से अलीना ही माइट बी बिजी। आप जान के ऐसी बातें करती है, he might be busy, that's why he hasn't called, so it's okay. The Prime Minister should not worry, we are not worried about that. अच्छा खान साहब मुझे जरा एक चीज बताइएगा। बिजी होंगे, मसरूफ होंगे। हाँ, एक खान साहब मुझे एक चीज तो बात हो रही थी कि वहाँ कितनी तनकीद हो रही है जो बाइडेन पे, उनकी जो रेटिंग्स हैं वो नीचे गई हुई है, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे मईशत है, तो बाकी उनके अपने मसाइल हैं। ठीक है। अच्छा खान साहब मुझे जरा दो चीजें आप भी समझा दीजिएगा, आपको पता है मैं थोड़ा आराम से मुझे समझ आती है। ये DGI को लेकर जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट नवाज शरीफ को पसंद थे, उन्होंने कहा मुझे ये वाला DGI चाहिए और लगा दिया गया, जबकि उस वक्त कहा गया था चीफ की तरफ से कि इनको मैंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे ज़ियाउद्दीन DGI पे चाहिए। अब DGI को लेकर क्यों इतना इशू खड़ा हो गया है? वैसे जो मेरी इत्तलात हैं, हो सकता है गलत भी हो, ट्यूसडे को ईद मिलादुन्नबी है और वेडनेसडे को कहा गया है कि जी साइन ऑफ हो जाएगा या जो भी गो हेड होना है वो हो जाएगा। मेरी इत्तलात ये हैं, आगे अब आप बता दीजिए। देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के पास दो चीजों के इख्तियारात हैं और वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उन्हें करने भी चाहिए। एक तासुर इस गवर्नमेंट में हमेशा से रहा है कि ये सिलेक्टेड है और ये फौज के प्राइम मिनिस्टर है, जो फौज कहती है वो करते हैं। क्या ये तासुर अभी खत्म नहीं हो गया पिछले 8-10 दिन के अंदर कि इमरान खान उन तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं? और वो तासुर भी अपनी जगह पे कायम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है कि हमारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर के आर्मी चीफ के साथ, बहुत शानदार फौज के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसे माजी में कभी नहीं रहे। तो जो परसेप्शन था, जो मुस्लिम लीग नून ने बिल्ड किया था कि ये सिलेक्टेड है और फौज जैसा कहती है वैसे इमरान करता है, वो तासुर अब लोगों के जहनों से धुल रहा है। तो इसके बेनिफिशियरी इमरान खान हैं। नंबर 2, ये जो DGI वाला मामला है, इमरान खान जिसको चाहे लगा दे। हाँ।
आपको याद नहीं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक रिटायर्ड आदमी को उठा के DGI खान साहब मुझे दोबारा एक ब्रेक का कहा जा रहा है। फैसल खान साहब मुझे सॉरी, एक बार दोबारा कहा जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी, आपकी पिछली दफा भी बात काटी थी। यहीं से बात शुरू करते हैं नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी खान साहब आप कंटिन्यू कीजिए जी, मैंने आपको अंदर रोक दिया था जी, प्लीज। चले, अच्छा कि आपने मुझे रोक दिया था। असल में सिनेरियो ये है कि इस हुकूमत ने जो अपने ऊपर जो पब्लिक का एक इंप्रेशन या पॉलिटिकल इंप्रेशन क्रिएट किया या हुआ, वो ये था कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ये पिछले 10 दिन के अंदर जितना बेनिफिट फौज को हुआ है और उतना ही बेनिफिट इमरान खान को, PTI को हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट से, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी को भी ISI चीफ लगाने का इख्तियार है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लगा दिया था एक रिटायर्ड आदमी को ISI चीफ। यहां पर तो सिनेरियो ऐसा कोई है नहीं। अब ये बात हो रही है, जो बातें मुस्लिम लीग नून करती थी वो डिफ्यूज हो रही हैं, तो इसके बेनिफिशियरी इमरान खान भी है और फौज भी है। आ जाते हैं एब्सोल्यूट नॉट के ऊपर, जो आपने बात की थी कि एब्सोल्यूटली नॉट जो है वो एक सिंगल आउट स्टेटमेंट या पॉलिसी नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने 1 साल पहले ये बात कही थी कि आवर फ्यूचर इज विद चाइना, हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है। अमेरिका पीछे हट रहा था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वाली मीटिंग हुई इमरान खान की और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू बहुत करीब हो गया। फिर आया 3 नवंबर, वो आया अमेरिकन इलेक्शन में जो अमेरिकन पाकिस्तानी वो बाइडेन की तरफ थे, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ थी। अब आप डोनाल्ड ट्रंप के हक के अंदर वो चल रहे हो, आपकी कैंपेनें चल रही हो और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हो और सारी चीजों को डिसाइड कर रहे हो, वहां पे जो है वो बाइडेन जीत गया। जब बाइडेन जीत जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे थे, पाकिस्तानी एम्बेसडर इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं इलेक्शन में था अमेरिका में, मैंने पूरी कवरेज की है। तो स्टेट कहीं और थी, मुल्क कोई और कहीं और खड़ा था, पब्लिक कहीं और खड़ी थी। तो ये जो फोन कॉल का मामला है, ये तो आपने किसी को ऑन ही नहीं किया। चौथा मामला यह आया कि नाज़िम उल अमूर साहिबा तशरीफ लाई और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के धड़ों को रिकग्निशन दे दी। उन्होंने ठप्पा लगा दिया मुस्लिम लीग नवाज का ये धड़ा शहबाज अलग है, मरियम साहिबा अलग है और मियां साहब जितने भी हैं लंदन में अपने अलग हैं। तो वो आके स्टैंड करके चली गई। जो गुफ्तगू उन्होंने की या गुफ्तगू अमेरिका इनसे क्या चाहता है या अमेरिका क्या कर सकता है, अमेरिका के पास ऑप्शंस अब कितने बाकी हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के हवाले से, और अमेरिका किस तरह से रुसवा होकर अफगानिस्तान से किया और कितनी पॉलिटिक्स यहाँ पे वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो किस तरह के रिजल्ट चाहता है, वो इंडियन लॉबी के थ्रू क्या क्या करना चाहता है। तो ये सिनेरियो जाहिर है कि डिबेट की सतह की नहीं है, लेकिन वो सिनेरियो जो है वो दूसरे सिंध का। लेकिन एक बात जरूर डन है कि अमेरिकन नाज़िम उल अमूर ने आगे मुस्लिम लीग नून पर ठप्पे लगा दिए कि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। बिल्कुल जाहिर है कि सारे के सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ नहीं है और जो नोक झोंक थी वो नोक झोंक नजर आ रही है। बिल्कुल सिनेरियोज जो है वो आगे भी होंगे, लेकिन फिलहाल मुस्लिम लीग नून के अंदर आज देखते हैं जो पिछली तकरीर थी उसके बाद क्या हुआ था और आज जो भी तकरीर करेंगी मोहतरमा वो फर्क होगी। बिल्कुल ठीक है, वो तकरीर के अंदर क्या लाइन लेती है, शहबाज शरीफ उस लाइन को फॉलो करते हैं, टो करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अलीना मुझे जरा बताइएगा DGI की बात करना चाहती हूँ। नहीं मंसूर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम हवाला हमेशा देते हैं कि इससे पिछले अदवार में मियां नवाज शरीफ ने किसको तैनात करना चाह रहे थे और बेनजीर भुट्टो साहिबा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, रिकॉर्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। लेकिन आप ये भी भूल जाते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल में इससे पहले दो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, आसिम मुनीर साहब की थी DIG और इससे पहले जो फैज हमीद साहब की हुई थी। उस वक्त क्या कोई तनाजा खड़ा हुआ था? उस वक्त कोई बातचीत, मुलाकात, इंटरव्यूज की बात हुई थी, समरी की बात हुई थी? उस वक्त किस तरीके से ये सब कुछ हुआ था? क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि कानून के तौर पर ये तय नहीं है तरीकाकार, एक रिवायत है, एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से ये तैनाती होती है। तो मेरे ख्याल में कि हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि इससे कबल इसी हुकूमत के दौरान जब इमरान खान साहब ने DG ISIs को अपॉइंट किया था तो ये मामला नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है व्हाई नाउ, एंड आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। इससे आगे मैं बात नहीं करूंगी कि ये तीसरे साल में जब मजीद एक अहम इलेक्शन ईयर भी आ रहे हैं, ये अब क्यों
इसको मुतनाज़ा बनाया गया है। अलीना, थोड़ा सा मैं इस चीज को आपके पास लेकर आता हूं, जरा ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है पिछले 9 दिनों से, अब जो कहा जा रहा है, मैंने बताया कि ईद मिलादुन नबी के अगले दिन जी हम करेंगे एंड ऑल दैट, इसकी जरूरत थी इस पूरे सिनेरियो में? 3.25 साल के बाद आपके ऊपर ऑपोजिशन पहले कहती थी कि इदारे हुकूमत के पीछे खड़े हैं, और अब ऑपोजिशन कह रही है कि जी हुकूमत इदारों को तबाह करने पर तुली हुई है। ये बयानिया एकदम चेंज हुआ है इन्हीं पिछले 8 दिनों के अंदर, इसको आप कैसे एनालाइज कर रही हैं? 10 दिन हो चुके हैं मंसूर, और यही इमरान खान साहब थे जो कि कहते थे कि जी वो तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की तरफ जो है, और वो शौकत खानम की भी मसाले दिए जाती थी गुज़िश्ता अदवार में कि किस तरह से वो सिफारिश की जा रही थी और वो सिफारिश केटर नहीं हुई। तो इदारे को मजबूत करने के लिए वो हमेशा बड़े फोरफ्रंट पे खेले हैं, और एक स्टैंड ऑफ नेचुरली जरूर नजर आ रहा है। आई वुड स्टिल आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस फर्दर, बट आई वुड वांट टू बिलीव आवर मिनिस्टर जो कि कहते हैं कि सिविल मिलिट्री जो क़यादत है हमारी वो सेम पेज पे है, एंड वी रियली होप कि इसी किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो रहे कि जिसकी हम बिना पे हम एटलीस्ट हम पाकिस्तान में इस वक्त देखते हैं हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस इस वक्त मौजूद है। सो हम कोई एक स्टैंड ऑफ जो है ये मुल्क जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सो खैर उसलूबी के साथ जो हमारे वुज़रा बार बार ये तासुर बार बार उनको सामने आगे देना पड़ रहा है, वी ऑल्सो रियली होप कि ये मामला जो है बड़े आसानी से जो है वो तय हो जाए, और जहाँ पे वज़ीर आज़म के इख्तियारात की बात की गई है नेचुरली उसको एक्सरसाइज करते हुए तमाम चीजें जो है वो हल की तरफ जानी चाहिए। एक स्टैंड ऑफ जो है ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है खान साहब, 2 चीजें हैं, एक है स्टैंड ऑफ और एक है स्टैंड डाउन। ये कल कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी ये 2 स्टैंड से ही होते हैं, लेकिन एक जगह ऑफ आ जाता है और एक जगह डाउन आ जाता है। आपको लगती है ऐसी भी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अगर ये चीज लिम्बो में चली गई, जो अपेरेंटली पिछले 8-10 दिनों से लिम्बो में चल रही है? देखिए, मैं इसके 2-3 एंगल हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मैं उसको जरा तफसील से आपके सामने रखता हूं। इस हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा जो धब्बा था जो पीडीएम ने लगाया, मुस्लिम लीग नून ने लगाया, वो है सिलेक्टेड। क्या आज कोई इमरान खान को पिछले इतने दिनों में सिलेक्टेड कह रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद? नहीं। तो बेनिफिशियरी कौन है? फौज भी बेनिफिशियरी है और पीटीआई इमरान भी है। दूसरी तरफ आ जाते हैं आईएसआई के डीजी से मुताल्लिक। अच्छा, ये जो सिनेरियो है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला है उस दिन एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर जो केस से मुताल्लिक नैरेटिव अदा किया गया, जो बताया गया किस शख्स ने कैसे केस बनवाए, कैसे रिजल्ट्स आए और क्या क्या करवाया गया, उसके चंद घंटों के बाद नोटिफिकेशन आ गया। अब यह कि इमरान खान को बहुत सारे तजर्बे नहीं है, लेकिन लीडरशिप का तजर्बा उनके पास 100% है। वो उनकी टीम डिलीवर ना कर रही हो, उनकी ब्यूरोक्रेसी डिलीवर ना कर रही हो, उस तरह के नताइज ना मिल रहे हो, लेकिन इमरान खान की कमांड एंड कंट्रोल उनकी हद तक वो बड़ी बाय द बुक है। तो उन्होंने जो इस प्रोसेस को चैलेंज किया है, उस प्रोसेस को तो उन्होंने चैलेंज करके सिनेरियो वाकई पब्लिक के सामने रख दिया ना। अब मामला यह था कि किसी को शायद इतना इंतजार नहीं था या जहन में नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब जो जराए कह रहे हैं वो ये हैं कि जो नाम भेजे गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनसे मिलकर चीजों को करना चाहते हैं। ओके। अच्छा, अब मामला आ जाए कि इसका मामला पहले भी हुआ था जनरल आसिम मुनीर वाले मामले के अंदर, वो कुछ अर्से रहे और उसके बाद फिर वो उन्हें हटाया गया। तो बहुत सारी चीजें स्पीड की होती है, मैकेनिज्म की होती है। अपने जहन में एक चीज रखने की जरूरत है कि इमरान खान अपने लिए हमेशा से क्रिकेट में भी और पॉलिटिक्स में भी कॉम्बिनेशन के आदमी हैं। वो अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो वो विनिंग वाला माइंडसेट बना ही नहीं सकते। वो ऑलवेज कहते हैं मैं टीम रिप्लेस करता हूं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, मैं तो वो पॉलिटिकल साइड पर टीम रिप्लेस हो सकती है, आर्मी साइड पर टीम रिप्लेस नहीं हो सकती। अपना डिजाइन है, अपना फोकस है, उसमें नहीं हो सकता। और उसकी मैं समझता हूं इस वक्त सिनेरियो चल रहा है। अब वो देखते हैं वो राउंड जो है वो कब तक पूरा होता है। बिल्कुल ठीक है। फैसल अजीज खान, थैंक यू वेरी मच जी। अंबर शमसी, थैंक यू वेरी मच। अलीना शिगरी, आपका बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाज़रीन, और बोर्ड ने मैट्रिक में 707 बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए।
आप गलत नहीं सुन रहे, बिल्कुल ऐसा हुआ है। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के पेपर्स में 707 बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। जब मुझे आज ये पता चला, और ये क्रेडिबिलिटी, ये वो सवाल है जो इस एजुकेशन के निज़ाम के ऊपर आज उठाने की ज़रूरत है कि किस किस्म के लोग हैं, कौन सा माफिया है और किस हद तक ये माफिया ताकतवर है कि 707 बच्चों को 1100 में से 1100 नंबर मिले हैं। और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें पाकिस्तान के, उन्होंने ऑलरेडी एफएससी के जो रिजल्ट्स थे वो रिजेक्ट कर दिए हुए हैं बेस्ड ऑन इट कि जी ये जो नंबर्स आए हैं यहां पर हम इनको नहीं मानते और इनके मेडिकल टेस्ट एंड ऑल दैट होने चाहिए। आज अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, इस मुल्क में सबसे ज्यादा यूथ है, उनको पढ़ाना एंड एजुकेशन, अगर आपकी एजुकेशन लेवल ये है, अगर आपके एजुकेशन का स्टैंडर्ड ये है, अगर आपके जो बोर्ड्स हैं, लाहौर सबसे बड़ा मेरे ख्याल में बोर्ड है पाकिस्तान का, अगर उसका बेंचमार्क ये है, और बदकिस्मती ये है कि यहां पर बैठे हुए लोग ये रिजल्ट्स बना रहे हैं और उसको पब्लिश कर रहे हैं, और पूरे निजाम में, इस पूरे लाहौर बोर्ड के निजाम, इस सर्कल के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इसको चेक कर सके, रीचेक कर सके, उन इन्विजिलेटर्स और उन जिन्होंने ये इनको टेस्ट को चेक्स किए हैं कि आप लोगों ने किस तरह इनको ये नंबर्स दिए हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है इस निज़ाम पर उठाने के लिए, फेडरल मिनिस्टर हो चाहे बाकी के लोग हों, ये सवाल मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते जिंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।